हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 11, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। राइट, इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखें। बायोस्टडी फैमिली का आप लोग हिस्सा बने, जितना हो सके वीडियोस की शेयरिंग किया कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होता है तो लाइक करके जाया करो वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, अभी भी 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं। तो गाइज, आप लोग ऐसा ना करें, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। प्लीज आप लोग बायोस्टडी चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। बायोस्टडी फैमिली का आप लोग भी सब हिस्सा बनिए, शेयरिंग किया कीजिए वीडियोस की। चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, आज का फर्स्ट टॉपिक अपना ये हो जाएगा, राइट। इसके बाद में सेकंड टॉपिक जो होगा आज का, वो होगा बायो रिएक्टर्स। कि रिएक्टर्स क्या होते हैं, बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, क्या उसका यूज होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। क्या उसमें यूज होता है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें बतानी है। तो उसके बाद में ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का करेंगे कंप्लीट, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर की वीडियो आएगी। तो गाइज, आप लोग अभी से चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते रहें। देखो, फर्स्ट पॉइंट यही होगा प्रोसेसिंग के अंदर, जब भी आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो, क्या होता है, आप और हम मिलके अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ मैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी इंटरेस्ट की जीन है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में उसको आइसोलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला आपको जो पॉइंट याद रखना है वो यही है कि आइसोलेशन होना, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, उसको आइसोलेट करेंगे। डीएनए के कोई पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे आपको यूजफुल प्रोडक्ट बनाना था, आपने उसको क्या किया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है, आपने उसको आइसोलेट कर दिया। राइट, क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। आइसोलेट किया, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को वो पार्ट डीएनए निकालने के लिए आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ें यही आएगी कि सबसे पहला है आइसोलेशन का, दूसरा है कटिंग करना, डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस से उसको कट करना, ताकि हम उसके अंदर क्या कर सके, हम उसको वेक्टर डीएनए के अंदर डाल के, जिसको आप प्लाज्मिड डीएनए भी बोलते हो, उसके अंदर डाल के हम लोग उसको होस्ट में ट्रांसफर कर दें, ठीक है, और हमें जो भी हम लोगों को रिक्वायर्ड प्रोटीन था वो हम लोगों को मिल जाए। यही था बात, इतनी सी बात थी, आप लोगों को पीछे वाली वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है। थर्ड चीज इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। देखो, पीसीआर का मतलब क्या है, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन होता है, जिसके अंदर चेन बनती है, ठीक है। चेन किसकी बनती है, अगर आपके पास में जो डीएनए आप लोगों ने लिया है, सपोज करो वो बहुत कम उसकी अमाउंट है, ठीक है, इतनी सी अमाउंट है उसकी, और आप लोगों को इसकी अमाउंट को एम्प्लीफाई करना है। एम्प्लीफाई करने का मतलब होता है अमाउंट को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पीसीआर की हेल्प लेंगे। देखो, बहुत सारे टेस्ट भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर पीसीआर किया जाता है, ठीक है। पीसीआर का यूज किया जाता है कोई भी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। उसमें यही होता है, छोटी एक अमाउंट लेके उसको बहुत ज्यादा कॉपी बनाई जाती है, उसको एम्प्लीफाई करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, ठीक है, पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था। मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये बताऊंगी कि क्या इसका छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। तो देखो, 3 स्टेप थे बेसिकली इसमें, आइसोलेट किया, कट किया डीएनए को सीक्वेंस कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन से। तीसरा पॉइंट ये था कि उसको एम्प्लीफाई कराया गया, ठीक है। अब एम्प्लीफाई के अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या आता है, डीएनए टेम्पलेट, जो भी कोई डीएनए की टेम्पलेट होगी, ये कोई डीएनए की टेम्पलेट है,
ठीक है। इसको हम लोगों को क्या कराना है, इसको हम लोगों को पॉलीमराइज कराना है, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। देखो आप लोगों ने ये किया होगा, जो प्राइमर वाला कंसेप्ट है ये आप लोगों का मैं करवा चुकी हूँ रेप्लिकेशन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन वो वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये टॉपिक का पढ़ा था ना। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वो वाली वीडियोस को भी जाके देखें। तो देखो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर करता क्या है, ये सीक्वेंस जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की, ये सीक्वेंस जिसको प्राइमर कहते हैं, ये क्या कराती है, ये प्राइमिंग स्टार्ट कराती है। मतलब खुद आके वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सेट बैठ जाएंगे, उसके बाद में पूरा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जिसके बाद में क्या होगा, हम लोगों को जो डीएनए सिंथेसाइज करवाना था, नया डीएनए की कॉपी बनवानी थी, वो उससे स्टार्ट हो जाएगी, प्राइम करेगा ये काम, ठीक है। डीएनए प्राइम करेगा ये काम। अब तीसरा है इसमें डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। अब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा तो आप लोगों को पता है कि फिर वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोगों ने लिया था उसकी फिर मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम चलेगा। 3 इसकी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। पीसीआर के अंदर बेसिकली एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, कॉपीज को बढ़ाया जाता है। डीएनए टेम्पलेट इसके अंदर पहली चीज याद रखनी है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आप लोगों को याद रखना है, और ये भी कितने हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज है, राइट। अब देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि भाई पीसीआर का क्या कुछ काम है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है, ठीक है। देखो ये इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने 1985 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग ये चीज को, ठीक है। 1985 के अंदर कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था। बेसिकली इसमें करते क्या है, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। लैब के अंदर जो आप लोगों की जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है। पीसीआर के बारे में इतना समझ में आया आप लोगों को, अभी ये आप लोगों की लाइन इतनी सी क्लियर हुई। अब देखो पीसीआर काम कैसे करता है भाई, पीसीआर की मैकेनिज्म कैसे चलती है। तो देखो 3 चीज इसमें याद रखनी है आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट इज द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, देखो डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जो भी कोई पर्टिकुलर फॉर्म थी उसको डीनेचर कर दिया, ठीक है। मतलब उस फॉर्म को चेंज कर दिया, ठीक है। इतना सा याद रखना है। देखो डीनेचर का मतलब ही यही होता है, जो फॉर्म है उसको चेंज कर देना। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसको डीनेचुरेशन किया गया, ब्रेक किया गया डीएनए को, ठीक है। दूसरा है एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, ज्वाइन कराना। एनिलिंग का मतलब होता है ज्वाइन कराना, ठीक है। थर्ड में है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, पॉलीमराइज, एक्सटेंड करना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगी, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसकी पूरी चेन बन जाएगी, ठीक है। 3 वर्ड्स आप लोगों को इसमें याद रखने हैं। अब देखो उसके बाद में 4th पॉइंट था अपने पास में, प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। rDNA जो है वो बन गया। अब बनने के बाद में हम लोगों को उसको होस्ट सेल के अंदर डालना है। अच्छा, आप लोग पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगी। देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या मेन चीज़ है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, वो ये है कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जो कंबाइन होके बनता है। 2 डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए लिया, उसको कंबाइन किया, बहुत सारी कॉपीज बनी, आपका आरडीएनए तैयार है, ठीक है। अब आरडीएनए बनने के बाद में उसको होस्ट के अंदर डाला जाता है। होस्ट के अंदर डालेंगे ताकि उसकी और ज़्यादा कॉपीज अपने पास में बन के आ जाए, ठीक है। तो होस्ट के अंदर उसको डालते हैं, समझ में आया। 5th पॉइंट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब होस्ट के अंदर डाला, होस्ट ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेशन हुआ तो बहुत सारी कॉपीज मिल गई हम लोगों को। अब इन कॉपीज को क्या करना, इन कॉपीज को बाद में फिर इसकी टेक केयर करना कि कॉपीज ठीक बनी है, क्या ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं या नहीं है, उनको सेलेक्ट करना। तो 5th पॉइंट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो उसको ऑब्टेन करना, राइट। देखो सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें ये था कि आइसोलेशन की जाती है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए की। कैसे करते हैं आइसोलेट, सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डीएनए है उसको आइसोलेट किस किस तरीके से किया जाता है।
राइट। देखो इसको ट्रीट करते हैं, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे, अगर प्लांट है तो प्लांट सेल को ट्रीट करेंगे, एनिमल टिश्यू है तो उसको ट्रीट करेंगे, या फिर कोई कुछ भी जैसे एंजाइम्स वगैरह है तो उसके लिए भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके लिए भी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स वगैरह से उसको डिग्रेड करते हैं। तो देखो क्या है, लाइसोजाइम किसके लिए काम आएगा, लाइसोजाइम आएगा बैक्टीरियल सेल के लिए, राइट। सेल्यूलेज किसके लिए काम आएगा, सेल्यूलेज आएगा प्लांट सेल के लिए। राइबोन्यूक्लियस किसके लिए आएगा, आरएनए के लिए, आरएनए। प्रोटीएज किसके लिए काम आएगा, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर ये बहुत फॉरवर्ड चीज़ें हैं जहाँ पे एंजाइम्स को मॉडिफाई किया जाता है, वो यहाँ पे हम लोग अभी लेके नहीं चल रहे हैं। जो आप लोगों के सिलेबस में है वो यही है कि या तो बैक्टीरियल सेल के साथ किया जाएगा, या प्लांट सेल के साथ किया जाएगा, या एनिमल सेल होगी, ठीक है। तो इन सब को क्या करते हैं, एंजाइम की हेल्प से डिग्रेड किया जाता है, ठीक है। और अगर काइटिन है तो काइटिनेज लिया जाएगा, काइटिन फंगस के अंदर होता है, ठीक है। प्रोटीएज है तो प्रोटीन होगा। अब ये सारी चीज़ों को हम लोग डिग्रेड कर देंगे तो बचेगा क्या अपने पास में, अपने पास में बचेगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है, ये अपने पास में बचेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया इसको, राइट। देखो द प्योरिफाइड डीएनए फाइनली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे आपके पास में आपने ये डाल दिया, बैक्टीरिया सेल है तो क्या डाला उसके अंदर, लाइसोजाइम डाला, लाइसोजाइम, ठीक है, ये है बैक्टीरियल सेल, अपने पास में ये है बैक्टीरियल सेल, राइट। अगर आपके पास में अगर प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए क्या डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी तो उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या बचेगा, डीएनए। और डीएनए को यहाँ पे कहीं डीएनए ये है, ये डीएनए को निकालेंगे कैसे, चिल्ड इथेनॉल डाल के, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल उसके अंदर डालेंगे और अपने डीएनए को यहाँ से हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। अब आइसोलेट डीएनए कर लिया है। सेकंड पॉइंट है कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशंस। अब ये डीएनए यहाँ से कट कर लिया, सपोज ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए की कोई सीक्वेंस है, अब इसको कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको कट किया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैंने बताया था आप लोगों को दो टाइप का होता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस वाला, ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस वाला। तो दो टाइप का था। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर से कट करना हो तो बाहर से कट करेगा एक्सोन्यूक्लियस, अगर अंदर की सीक्वेंस को कट कराना हो तो फिर उसके लिए एंडो आ जाएगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, तीसरा कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसकी हेल्प होगी इको R1, राइट, इको R1। तो देखो उसके बाद में कट किया तो फिर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है अपने पास में उसका यूज करेंगे। यहाँ से डीएनए कट कर लिया हम लोगों ने, कटिंग की डीएनए की, अब इसको हम लोगों को सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो हम लोग क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प लेंगे, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा साइज के बेसिस पे। दो चीज़ें समझ में आई। उसके बाद में क्या किया, फॉर्मेशन किया आरडीएनए का, ठीक है, कैसे किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, उसके बाद में वेक्टर को कट किया। वेक्टर एक टाइप का व्हीकल होता है। वेक्टर क्या करता है, जैसे ये कोई पर्सन है, ये कोई भी एक पर्सन है और ये एक व्हीकल है अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में एक व्हीकल है। अब इस पर्सन को इस व्हीकल के अंदर बैठा के लेके जाने का काम कौन करता है, वेक्टर। ऐसा ही कुछ है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको वेक्टर के अंदर मतलब व्हीकल के अंदर बैठा देते हैं, उसके बाद में फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या किया हम लोगों के पास में है प्लाज्मिड वेक्टर। सपोज करो ये कोई प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको भी कट करना पड़ेगा। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर हम लोगों को ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से काटने का काम कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काट दिया इसको यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ला के यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से होगा, ज्वाइनिंग किसकी हेल्प से होगी गाइस, लाइगेज की हेल्प से, ठीक है, लाइगेज आएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये फिर अब ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद में ये बन गया अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और भी दो नाम से जाना जाता है, हाइब्रिड डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। तो देखो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे हो गया रेडी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, राइट।
तीसरा पॉइंट है इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर। ये इसके अंदर एक पॉइंट है जिसके बारे में, जो पीसीआर है टेक्निक, एक पीसीआर टेक्निक है पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, उसके बारे में मैंने बताया है कि 3 जो स्टेप्स हैं आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीसीआर की टेक्निक पूछी जाएगी, आप लोगों को क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल से। कैरी मोलिस ने डिस्कवर किया था 1985 के अंदर, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज इससे बनाते हैं। अब होता क्या है, देखो कोई भी डीएनए का टेम्पलेट है ये, अच्छा ऐसे समझो, कोई भी डीएनए का टेम्पलेट है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएसडीएनए है ये, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये। चलो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, ये एक वो पर्टिकुलर रीजन है जो हम लोगों को क्या करना है, एम्प्लीफाई कराना है, ठीक है। डीएसडीएनए अपने पास में, ठीक है। तो डीएनए की टेम्पलेट हम लोग लेंगे, डीएनए की ये टेम्पलेट है जिसको एम्प्लीफाई कराना। अब इसकी क्या करना है, हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो देखो आप लोगों ने क्या किया, इसको डीएनए के टेम्पलेट को यूज किया। उसके बाद में क्या किया, जो टारगेट डीएनए है उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक रेज किया। अब हाई टेम्परेचर कितना होगा, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर हम इसके ऊपर डालेंगे। तो चलो टेम्परेचर का भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डालेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो है डबल स्ट्रैंडेड जो है वो ओपन हो जाएगा और ये 2 स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। डीनेचुरेशन समझ में आया। टारगेट डीएनए को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर तक। हाई टेम्परेचर कितना होगा आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। डीनेचुरेशन समझ में आया सब लोगों को, लाइक कर दो वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो। रिजल्ट क्या होगा डीनेचुरेशन का, रिजल्ट होगा सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने लिया था डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। दोनों सेपरेट हो गए, पहले ऐसे थे या फिर ऐसे समझो, पहले ऐसे थे और फिर बाद में ऐसे हो गए, राइट। अब सेपरेट हो गए हैं तो दूसरा प्रोसेस होगा एनिलिंग का। एनिलिंग का मतलब होता है ज्वाइन कराना, एनील कराना, ठीक है। एनील का मतलब होता है ज्वाइन कराना, राइट। 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर एनील टू ईच अदर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डीएसडीएनए था वो ओपन हो गया है। अब क्या होगा, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आएंगे, ये छोटी छोटी डीएनए की सीक्वेंस आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करेंगी भाई, आगे ये यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएंगी। जो डीएसडीएनए है वो सेपरेट हो चुका है, अब जो प्राइमर है वो आके यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमर आ गया और यहाँ पे ये प्राइमर आ गया। अब ये क्या कराएगा, ये सिंथेसिस स्टार्ट करा देगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को स्टार्ट करा देगा ज्वाइन करवाना, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में चलेगा और ये चलेगा गाइस इस डायरेक्शन में, सिंथेसिस इसका, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब थर्ड चीज में क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब पॉलीमराइजेशन होता है और ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस तक। इसका टेम्परेचर आप लोगों को याद रखना है, 72 डिग्री सेल्सियस तक इसका चलता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एक्सटेंशन के लिए, राइट। अब पीछे वाले में क्या था, इसका टेम्परेचर आप लोगों को बता दिया। इसमें क्या है, नेक्स्ट वाला जो स्टेप है इसके अंदर 40 to 60 चला जाएगा टेम्परेचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड में क्या है, टैक पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये एक टाइप का क्या है, ये थर्मस एक्वेटिकस, जो हमारे पास में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उससे हम लोगों को निकालते हैं। ये एक टाइप का एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। टैक डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर के अंदर इस एंजाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ये क्या कराता है, ये सिंथेसाइज कराता है डीएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर्स यूजिंग डीएनटीपीज। क्या करा, ऐसा कुछ था अपने पास में पहले, राइट, कुछ ऐसा था हमारे पास में। अब ये क्या कराएगा, जो यहाँ पे एंजाइम है टैक पॉलीमरेज का, वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड कराने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ऐड होंगी और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ऐड होंगी, ऐड करवा दी।
क्या यूज़ किया यहाँ पे, DNTPs मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ किया, प्लस में Mg2+ का यूज़ किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, DNTPs प्लस में Mg2+, ठीक है, एनर्जी के लिए ये रिक्वायर्ड है इसको Mg2+। और दूसरा क्या है, DNTPs यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे इसको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराने हैं। न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए हैं यहाँ पे, अब ये 2 स्ट्रैंड बन गए हैं, राइट, दोनों डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब फोर्थ चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि प्रिपरेशन एंड द इंसर्शन ऑफ RDNA इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। प्रिपरेशन हो गई तो अब उसके बाद में होस्ट में डालेंगे। PCR सबको क्लियर हुआ, PCR सबको क्लियर हुआ गाइज। कुछ ऐसे था, उसके बाद में प्राइमर्स आके लगा दिए। प्राइमर्स ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवाया इस डायरेक्शन में और इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA यहाँ पे तैयार हो गया, dsDNA, और ये भी dsDNA, ऐसे करके और इसकी साइकिल्स चलती हैं। सेकंड राउंड चलेगा, उसके बाद में और कॉपीज इसकी बनेंगी, ऐसे चल के PCR काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। फोर्थ भी समझ में आ गया कि भाई उसके बाद में उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको डाल देते हैं RDNA को, राइट, RDNA को डाल देंगे। ज्वाइनिंग किससे करेंगे, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से करेंगे। समझ में आया इतना। अब ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, भाई कैसे हम लोगों को अपना टारगेट प्रोटीन मिलता है, तो देखो विद RDNA इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल या फिर प्लांट या फिर एनिमल सेल, ठीक है। फॉरेन DNA वहां पे मल्टीप्लाई करता है क्योंकि वहां पे चलती है रेप्लिकेशन, वहां पे रेप्लिकेशन चलती है। रेप्लिकेशन करेंगे तो जो टारगेट प्रोटीन है वो एक्सप्रेस करेगा, उसके बाद में उसको प्रोड्यूस करेंगे लार्ज स्केल पे बायो रिएक्टर्स की हेल्प से, ठीक है, बायो रिएक्टर्स या फिर फर्मेंटर्स की हेल्प से, ठीक है, रिएक्टर्स, बायो रिएक्टर्स, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रिएक्टर्स। समझ में आया, सबको समझ में आया गाइज। अब देखो पूरा एक बार अच्छे से याद करते हैं जो ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये अपने पास में डोनर सेल है, राइट, डोनर सेल का ये न्यूक्लियस है। यहाँ से हमने इस फॉरेन DNA को ये फॉरेन DNA, पूरा फॉरेन DNA पड़ा हुआ है ये, राइट, पूरा फॉरेन DNA पड़ा हुआ है, पूरा फॉरेन DNA पड़ा हुआ। यहाँ से हमने फॉरेन DNA को निकाल लिया, फॉरेन DNA को यहाँ पे निकाल लिया, मतलब आइसोलेट किया। तो सबसे पहली चीज क्या थी, आइसोलेट किया। गाइज मैं एक चीज को 2 बार भी बोल रही हूँ, कभी 2 से ज्यादा बार भी बोल रही हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन है वो थोड़ी सी उनकी क्लियर हो जाए और बायोटेक वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती है कोई भी चीज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वायरी है वो लिखे। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट में जितना हो सकता है सब स्टूडेंट्स का रिप्लाई करती हूँ कि आप लोगों को टाइम पे अच्छे से रिप्लाई मिल जाए और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा गाइस समझने के लिए। वैसे बायोटेक चैप्टर बहुत इजी है, राइट। फॉरेन DNA को यहाँ पे हम लोगों ने आइसोलेट किया और यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों को वेक्टर भी निकालना है। भाई एक इंडिविजुअल को व्हीकल के अंदर बैठा के भेजना भी है तो वेक्टर यहाँ पे व्हीकल है। प्लाज्मिड से निकाला, जनरली बैक्टीरिया जो है उसके अंदर 2 चीजें देखी जाती हैं, एक तो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम, जो आप लोगों को ब्लू कलर में ये दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रीन कलर वाला है वो उसके पास में प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी, जो खुद ही रेप्लिकेट करती है, राइट। ऐसी चीज की हमें जरूरत है जो रेप्लिकेट करे और हम लोगों को जो टारगेट प्रोटीन है वो हम लोगों को मिल जाए लास्ट में, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल से क्या किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। प्लाज्मिड को कैसे निकालोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के लिए काम आता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। फॉरेन DNA को निकाला या फिर उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट इज EcoR1 हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ से प्लाज्मिड DNA आ गया, यहाँ से फॉरेन DNA आ गया। दोनों की यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए क्या किया, लाइगेशन किया। लाइगेशन क्या करेगा, ज्वाइन करवा देगा, ठीक है, ज्वाइन करवा दिया। अब जो RDNA हमारे पास में बना है उसको होस्ट DNA में डाल दिया, होस्ट DNA में डाल दिया ताकि वो रेप्लिकेट करे, मल्टीपल कॉपीज बना दें, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के साथ में ये क्या है, फॉरेन DNA था, या फिर इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA, RDNA,
ठीक है, आरडीएनए को किस में डाला, होस्ट के अंदर डाल दिया। ये उसका खुद का क्रोमोसोम है। अब बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं डायग्राम में ग्रीन कलर है, साथ में ब्लू कलर भी है चारों सर्कल्स के अंदर। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, ये आरडीएनए है अपने पास में, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है होस्ट सेल के अंदर, इसके क्लोन्स बने हैं आरडीएनए के, राइट। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तो हम लोगों ने क्या किया, वहां से हम लोगों ने निकाल दिया। क्या हुआ, उसके बाद में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग चली, उसके बाद में प्योरिफिकेशन हुआ और मार्केटिंग कर दी। जो भी कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक थी, हार्मोन था, इंसुलिन थी, कुछ भी था, उसकी हम लोगों ने फिर मार्केटिंग करी, ठीक है। आप लोगों को जो स्टेप्स ध्यान रखने की, क्वेश्चन आता है और बहुत बोलते हैं ना कि बहुत वेटेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से आप लोगों को पूरी प्रोसेसिंग याद रखनी है और साथ में ये डायग्राम भी बनाना है, राइट। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उसके बाद में डाउन स्ट्रीमिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे वो था बायोरिएक्टर्स। भाई बायोरिएक्टर्स की क्या जरूरत पड़ती है, क्या होते हैं, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। बायोरिएक्टर्स या फिर फर्मेंटर्स बड़े बड़े वेजल्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग जो अपना प्रोटीन है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आप लोग सपोज करो, आप लोगों को कोई भी प्रोटीन है, उसकी लार्ज स्केल पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको होस्ट सेल के अंदर डाल के और फिर उसको बाद में मल्टीपल कॉपीज आप लोगों को मिल गई हैं, ऐसा आप लोग करते रहेंगे तो कब तक करेंगे ये चीजें। आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को और चीज देखनी पड़ेगी, और वो और चीज क्या है, बायोरिएक्टर्स हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े कंटेनर वेजल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो उसकी जो हमें प्रोटीन चाहिए उसको वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो देखो बायोरिएक्टर्स क्या है, कंसिडर्ड एज वेजल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स। कोई भी रॉ मटेरियल आप लोग डालेंगे, रॉ मटेरियल आप लोगों ने डाला, ठीक है, रॉ मटेरियल, और क्या करेंगे, आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए तो आप लोगों को क्या डालना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, फॉर्म वगैरह के लिए एंटी फॉर्म्स भी डलते हैं, ठीक है। पूरा आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो भी है, और साथ में क्या है, माइक्रोब्स। तो ये सारी चीजें आप लोग डालेंगे किसके अंदर, बायोरिएक्टर्स के अंदर, बायोरिएक्टर्स के अंदर। तो आप लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आया, इतनी छोटी सी बात है, बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हो, जो भी कोई उसको टेम्परेचर, पीएच, जो भी कोई उसको चाहिए वो सारी उसको सिचुएशंस प्रोवाइड कर रहे हो, सारी कंडीशंस उसकी फुलफिल कर रहे हो, और बाद में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसका वो ये है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बायोरिएक्टर्स को। 100 to 1000 लीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज कैरिड आउट इन बायोरिएक्टर्स। मतलब ये देख लो आपकी 1000 लीटर तक का अगर आप लोगों को कुछ भी बनाना है, या फिर उससे भी आजकल ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होती है। बायोरिएक्टर्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, राइट। बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, विटामिन्स, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट्स। आप लोगों को ध्यान है, पीछे मैंने बताया कि हम लोगों ने माइक्रोब्स का यूज किया है। अब माइक्रोब्स ऐसा नहीं है आप डाल दोगे वो फिर मरेंगे ही नहीं, उनको भी ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए होगा, उनको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर सेट होना चाहिए, अदरवाइज माइक्रोब्स मर जाएंगे। एंजाइम अगर यूज़ करते हैं तो एंजाइम मर जाएंगे। पीएच भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएच गड़बड़ हुई और फिर वो उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट डालेगी, राइट। तो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस भी हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, राइट। फर्मेंटेशन प्रोसेस, अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्न रॉ मटेरियल सच एज अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बाय यूजिंग द ग्लूकोज। माइक्रोब जो है वो रॉ मटेरियल को यूज करके, और अभी एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोब्स रॉ मटेरियल को यूज करके और ग्लूकोज को यूज करके, ठीक है। तो वो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं फर्मेंटेशन जो अब पॉसिबल हैं। क्या है, बैच फर्मेंटेशन और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। बैच से समझ में आ रहा है कि बैचेस में काम चलता है, कॉन्टिन्यूअस से समझ में क्या आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली लगातार काम चल रहा होता है, राइट। देखो क्या है, बैच फर्मेंटेशन, द न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पुट इन अ क्लोज्ड वेसल।
जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को चाहिए हैं, रिक्वायर्ड हैं यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हम लोगों ने डाले क्लोज्ड वेसल के अंदर। ये कोई भी क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। आर नॉट चेंज फ्रॉम आउटसाइड, एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, अब तो प्रोडक्ट बनने के बाद ही निकलने वाला है, ठीक है। ये इसमें ऐसा फंडा है। बैच में क्या है, बेसिकली आप लोगों ने न्यूट्रिएंट्स डाला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया, उसके बाद में वो बंद कर दिया, ठीक है। अब बंद कर दिया, बाहर से कोई सप्लाई नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, एक बार जो डल गया वो डल गया, उसके बाद में प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बनने के बाद में उस बैच को फिर खाली कर देंगे, ठीक है। ऐसे होता है। अब जैसे आपकी क्लास में होता है, बोलते हैं ना कि बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं, उसमें बैचेस होते हैं, तो जब बच्चे पास आउट होते हैं तभी वो उस बैच से निकलते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला फंडा याद रखना है। स्टार्ट वंस द फर्मेंटेशन स्टार्ट, फॉर एग्जांपल नो मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर सकते। व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक बार अगर न्यूट्रिएंट्स एक बार में सारे डाल दिए, प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद में प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये है बैच फर्मेंटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखना है कि आप लोगों का 12th क्लास का जो बैच है वो जब आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में रिजल्ट आएगा, तभी आप लोग उस बैच से निकलोगे। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि बैच में एडमिशन ले लिया 12th क्लास में, अब बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी कोई स्कूल में जा रहे हैं कभी कोई में जा रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो बैच फर्मेंटेशन है ये। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी सप्लाई लगातार चलती रहनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई चलती रहनी चाहिए। बनेगा प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी, डालेंगे प्रोडक्ट भी साथ साथ बनता रहेगा, ये वाली चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। एज फास्ट एज दे आर यूज्ड एंड प्रोडक्ट आर रिमूव्ड एज फास्ट एज दे आर मेड। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स डल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, न्यूट्रिएंट्स डल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे से फंडा होता है कॉन्टिन्यूअस के अंदर, लगातार न्यूट्रिएंट्स का डलना और लगातार प्रोडक्ट का बन के रिमूव होना, राइट। हाँ जी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग इसको। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग देखो क्या है। अब प्रोडक्ट अपना बन गया था, प्रोडक्ट हमने पीछे वाली स्लाइड में बना लिया था, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बाद की भी कुछ प्रोसेसिंग होती है। प्रोडक्ट बनने से लेके और मार्केटिंग तक जाने के लिए, मार्केट रेडी करने के लिए भी बीच में कुछ यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन सारे स्टेप्स को अगर कलेक्ट करके हम लोग एक नाम देंगे तो वो होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देखो आप लोगों को क्या लिखनी है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट तो आप लोगों का बन गया है। दो टाइप से आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था भाई, याद रखना, बैच रिएक्टर और दूसरा क्या था, कॉन्टिन्यूअस वाला था, ठीक है। बैच में आप लोगों को पता है कि बैच में एक बार न्यूट्रिएंट डालेंगे, वापस से फिर नहीं डालेंगे, प्रोडक्ट ही बन के निकलेगा, राइट। कॉन्टिन्यूअस में पता है कॉन्टिन्यूअसली उसकी सप्लाई होती रहेगी। प्रोडक्ट आप लोगों का यहाँ पे बन चुका था पीछे वाली स्लाइड में, अब क्या होगा, इट अंडरगोज थ्रू सम प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेसेस के अंदर भी जाती हैं चीज़ें, फॉर अ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी रेडी फॉर मार्केट। तो प्रोडक्ट बन गया, उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो बीच में स्टेप्स लगते हैं, और भी जो फिनिशिंग का काम है, पॉलिशिंग का काम है, सेपरेशन का काम है, ये सारी चीज़ें आती हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। दो चीज़ें इसके अंदर बेसिकली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर भी लिखनी है। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, यही लिखोगे कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद में उसको मार्केटिंग तक रेडी करने के लिए जो बीच के स्टेप्स हैं उनको कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। इसमें दो स्टेप आते हैं, एक तो पहला होगा सेपरेट करना, सेपरेशन, और दूसरा हो जाएगा प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, पीछे में एक चीज़ और आप लोगों को मेरे को बताना था, बायो रिएक्टर्स। देखो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, बायो रिएक्टर्स कुछ ऐसा वेजल है, बाहर ये इसकी आउटलेट लगी हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए। आप लोग इसको डायग्राम को ना थोड़ा अच्छे से देख लेना और आप लोग इसको एक बार अपने हाथ से बना के भी प्रैक्टिस करना, यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ आउटलेट्स लगे, यहाँ पे पीएच का है, टेम्परेचर का है, ये बाहर में इसके जैकेट लगी हुई है, जो अगर टेम्परेचर कम चाहिए तो क्या होगा, पानी इसकी सप्लाई करेंगे इसमें पानी की, तो वो थोड़ा ठंडा रखेगा, अगर गर्म करना है तो इसका टेम्परेचर रेस कर दिया जाएगा। तो इसके बाहर में ये क्या है, एक इसके बाहर में ये जैकेट है,
राइट। अब यहाँ पे फिर कुछ इनलेट्स लगे हुए हैं। पीएच का, ये पीएच का इनलेट है, ये अगर एंटी फोम, अगर फोम बहुत ज़्यादा बन रहा है अंदर, ठीक है, आप लोग देखते हो ना कि शेक बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फोम बनता है, तो ऐसे अगर इसमें ज़्यादा फोम बन रहा है और परेशानी हो रही है, प्रोडक्ट हम लोगों को ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, कुछ भी आगे अदर इश्यूज हैं, तो हम लोग उसमें एंटी फॉर्म्स भी डाल देते हैं, एंटी फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर इनलेट्स लगे होते हैं, ये मीटर कुछ लगा होता है इसका, यहाँ पे गोल गोल सा कुछ मीटर लगा होगा, ठीक है। आप लोग एक बार थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से देख लेना, मैं यहाँ पे एक इमेज पेस्ट नहीं कर पाई, वो कोई इशू नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है आप लोगों का। और ये यहाँ पे प्रोडक्ट का है, या और यहाँ पे कुछ आउटलेट्स लगी हुई हैं जो यहाँ पे पानी को निकालती हैं, वाटर को, या फिर CO2 होती है तो उसको निकालती हैं, ठीक है, CO2 का, वाटर का, जो भी आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ नॉर्मल सा आप लोग बना के देख लें, और अच्छा सा डायग्राम अगर बायोरिएक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना के आएंगे ज़रूर से, राइट। बाकी इसके बाद में मैं एक और वीडियोस बनाऊंगी, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में, जो भी एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में बनाऊंगी जो रिवीजन वीडियोस होंगी, उसमें और अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, राइट। लास्ट में है सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम RNA। ये छोटा सा पार्ट था, हालांकि ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन पहले वाले चैप्टर में भी मैं करवा चुकी हूँ रेप्लिकेशन वाले के अंदर, लेकिन इसमें छोटा सा था, आप लोगों को बताना था। देखो यहाँ पे क्या है, mRNA है, mRNA से क्या बनाना है, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाना है, DNA, ठीक है, DNA। तो देखो mRNA से DNA बनाना है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है, उससे डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाना है, उसके लिए जो एंजाइम यूजफुल होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से mRNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। mRNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम कौन सा लगेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहाँ पे ये बात मेरे को क्यों बतानी ज़रूरी थी, कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं, पीछे मैंने DNA की प्रोसेसिंग बताई थी जिससे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट बनाया था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर mRNA है उससे हम लोगों को कैसे बनाना है, तो वो चीज़ के लिए होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहाँ पे DNA बन गया है और आगे का फिर हम लोग वही सेम प्रोसेसिंग करेंगे, राइट। तो गाइज यहाँ पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। कल हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की वीडियोस को और उसके बाद में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर की वीडियोस को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कल मिलेंगे, बाय।